ये वैसे सर गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है थोड़ा समझाएंगे। दूसरा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल मानते हैं, यानी कि अगर ये हमारी बॉडी में ज़्यादा होगा तो हमारे को प्रोटेक्ट करेगा ब्लॉकेजेस होने से। मेरे पास एक डॉक्टर साहब भी आए जिनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी और वो कभी अल्कोहल नहीं लिया था, तो वो बहुत घबराए हुए थे। बोले डॉक्टर साहब मैं अल्कोहल शुरू करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों? कह रहे क्योंकि अल्कोहल शुरू करने से कोलेस्ट्रॉल कम। मेरा आपसे सवाल है कि बिल्कुल भी ऑयल ना खाना क्या हमारे शरीर के लिए ठीक है? रिफाइंड आया तो उसने कहा डालडा खराब। आप कहते रिफाइंड भी खराब। अब सवाल है क्या है? तो डॉक्टर साहब अगर टेस्ट कराना है कोलेस्ट्रॉल का तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, कितने दिनों में? और ये कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट किसको कराना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना यानी कि हाइपरलिपिडीमिया, तो ये क्या जेनेटिक भी होता है कि अगर माँ बाप को है तो बच्चों में होने के चांसेस रहते हैं? स्टैटिन्स को लेके सर एक मुझे याद आया, मैंने एक रिसर्च ये भी पढ़ी थी कि स्टैटिन्स, एटोरवास्टैटिन, इवन रोजुवास्टैटिन या और भी जो स्टैटिन आते हैं, कहीं ना कहीं उनको लेने से डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस भी कारण है क्या सर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का? नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज का एपिसोड अब करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। हाँ, कोलेस्ट्रॉल आजकल आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे बहुत से डॉक्टर आते हैं। कोई कहता है कि आप देसी घी खाइए, कोई कहता है बटर नहीं खाना चाहिए, कोई कहता है कि भाई ये सरसों का तेल है ये खा सकते हैं। तो आप हो गए कंफ्यूज। तो आज इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कौन सा तेल, कौन सा घी हमें खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कैसे कम किया जा सकता है, और ये आजकल क्यों इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, यंग पेशेंट्स में भी हो रहा है, यंग जनरेशन में भी हो रहा है। तो इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ में एक बार फिर से हैं डॉक्टर अनुराग सिंघल, जो कि जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और गाजियाबाद में पिछले 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका बहुत फायदा होगा। आपको हमारे एपिसोड की जानकारी पहले से ही मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, ये कोलेस्ट्रॉल को इतना खराब क्यों मानते हैं? ये हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है कि नहीं होता है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत भ्रांतियाँ है लोगों के अंदर। कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल। तो हाँ, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर का एक हिस्सा है, हमारे शरीर के लिए कुछ हद तक ज़रूरी भी है। और अगर आप देखिए तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसको कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़रूरत होती है, और जब वो 2 साल तक का होता है उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, तो उस समय भी उसको कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़रूरत होती है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल काफ़ी होता है हमारे, और उसके बाद भी हमें कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। और इवन हमें जो हम फैट ले रहे हैं उसकी भी कुछ हद तक ज़रूरत है, क्योंकि फैट के साथ कुछ विटामिन होते हैं, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, वो उन फैट के साथ ही हमारे एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो फैट जो है हमारे पार्ट, बॉडी का पार्ट है और कुछ हद तक ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अगर कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल, जो बैड फैट है, वो हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो वो नुकसान कर सकता है। ये वैसे सर गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है थोड़ा समझाएंगे? अगर देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे एक तो होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, जो कि यूजुअली हम कहते हैं 200 से कम होना चाहिए। अब टोटल कोलेस्ट्रॉल के अलग अलग भाग हैं, जैसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, और भी भाग होते हैं, लेकिन हम इन 3 भागों के बारे में बात करना चाहेंगे। तो इनमें से सबसे खराब होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। अब तक जो मैक्सिमम रिसर्च हुई है पिछले काफ़ी दशकों में, वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऊपर हुई है, और इसमें पाया गया है जैसे जैसे हमारे शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती रहती है, हमें हार्ट में ब्लॉकेज होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल एक लीनियर रिलेशन है, जितना ज़्यादा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल उतना ज़्यादा ब्लॉकेज होने की संभावना है। उसी तरीके से जितना हम इस कोलेस्ट्रॉल को कम कर पाते हैं, हमारे को ब्लॉकेज होने की संभावनाएं भी उतनी कम हो जाती है। दूसरा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल मानते हैं, यानी कि अगर ये हमारी बॉडी में ज़्यादा होगा तो हमारे को प्रोटेक्ट करेगा ब्लॉकेजेस होने से। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे हम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा कर सकें, जबकि हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को दवाओं के माध्यम से काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मैंने पढ़ा था कि अगर आप थोड़ा 30 ml लेते हैं रोज तो उससे एचडीएल बढ़ सकता है। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारी गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं कि कुछ हद तक आप अल्कोहल दे सकते हैं,
अगर आप लेते हैं तो। चालू मत करिए। हाँ, मेरे पास एक डॉक्टर साहब भी आए जिनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी और वो कभी अल्कोहल नहीं लिया था, तो वो बहुत घबराए हुए थे। बोले डॉक्टर साहब मैं अल्कोहल शुरू करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों? कह रहे क्योंकि अल्कोहल शुरू करने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। मैंने कहा ऐसा कोई गाइडलाइन कोई डॉक्टर एडवाइज नहीं करता कि अगर आप अल्कोहल नहीं लेते तो लेना शुरू कर दिया, अगर आप लेते तो उसको एक मॉडरेट अमाउंट में, मिनिमम अमाउंट में कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एक मेजर समस्या जो होती है अल्कोहल लेने में होती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो उसको ज़्यादा करते चले जाते हैं और कई बार वो उसके ऊपर डिपेंड है। हाँ, ये रिसर्च जो मैंने पढ़ा था ये स्पेशली उसमें शायद रेड वाइन दिया गया था और उसमें HDL इंक्रीज किया था। रेड वाइन को बहुत प्रमोट किया जाता है हमारे यहाँ इंडिया से, तो लोग रेड वाइन इतनी नहीं लेते, लेकिन रेड वाइन को बहुत प्रमोट किया जाता है एज एन एंटी एजिंग। उसके अंदर एक केमिकल होता है रेस्वेट्रोल जो कि ग्रेप जूस में भी मिलता है, तो उससे कहते हैं कि एंटी एजिंग होती है। तो कुछ लोग उसको रेड वाइन को प्रमोट करते हैं ऐसे, लेकिन हमारे पास और बेहतर तरीके हैं एंटी एजिंग के, अपनी कोलेस्ट्रॉल कम करने के। तो हमें वाइन और अल्कोहल के ऊपर मुझे नहीं लगता कि डिपेंडेंट होना चाहिए इस चीज़ को कम है। हाँ, जो नहीं पीते हैं वो शुरू मत कर देना। तिवारी जी ने कहा था शुरू कर दो, ये मुझे याद आ गया, रिसर्च मैंने कहीं पढ़ा था। तो ये एपिसोड लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका सही जवाब देने पे एक लकी विजेता को डॉक्टर अनुराग सिंघल से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा। आजकल एक डॉक्टर साहब, उनकी रील्स और वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और उनका नाम भी ले लेता हूँ, विमल छाछड़ नाम है। तो डॉक्टर साहब आते हैं और कहते हैं कि 0 ऑयल फूड खाना चाहिए, तो आपके जो हार्ट में ब्लॉकेज हैं वो भी निकल जाएंगे और नए ब्लॉकेज बनेंगे नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं। और वो खाना बनाने के तरीका ही बताते हैं कि हम बिना तेल के कैसे पहले जीरा डाल सकते हैं, फिर प्याज, और बिना तेल के वो सब्जी बनाना सिखा रहे हैं, खाना बनाना सिखा रहे हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि बिल्कुल भी ऑयल ना खाना क्या हमारे शरीर के लिए ठीक है? देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जो भी हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं वो एविडेंस बेस्ड होता है, यानी उसका कोई सबूत होता है, कोई प्रूफ होता है, उसकी गाइडलाइंस होती है। बहुत सारी एसोसिएशंस है, इंडियन एसोसिएशन है, अमेरिकन एसोसिएशन है, वो गाइडलाइंस बनाती कि पेशेंट की इवन फूड के लिए कितना फैट खाना है, कितना कोलेस्ट्रॉल तक ले सकते हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, तो वो सारी गाइडलाइंस है। तो बहुत लोग ऐसा है कि वो किसी एक स्टडी, कोई अमेरिका में या कहीं पे फ्रांस में किसी जगह एक स्टडी हुई, उसने कहा कि फैट नहीं खाना चाहिए और उससे आपका हार्ट डिजीज कम हो जाएगा, जबकि उसका कोई प्रूवन बेनिफिट नहीं है, कोई उसका एविडेंस नहीं है, उस बेसिस पे कहना गलत। तो 0 फैट जो डाइट है वो कोई गाइडलाइन रिकमेंड नहीं करती। वो कहते हैं, हाँ वो कहते हैं कि आपको फैट को लिमिट करना है कि हमारी तो टोटल हम जो कैलोरीज लेते हैं उसका 20-30% पार्ट फैट होना चाहिए और उसमें से 5-6-7% होना चाहिए सैचुरेटेड। तो जो सबसे खराब फैट है वो सैचुरेटेड फैट को मानते हैं। पहले हम पॉलीअनसैचुरेटेड को अच्छा मानते थे, आजकल हम मोनोअनसैचुरेटेड को सबसे अच्छा मानते हैं। तो बाकी जो फैट होना चाहिए वो मोनोअनसैचुरेटेड फैट होना चाहिए। फैट कुछ हद तक लेना जरूरी भी है क्योंकि फैट से हमारी कुछ विटामिन, जैसे मैंने बताया फैट सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्ब होते हैं, आपकी अपनी न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है फैट की, वो हमारी एपेटाइट को भी कुछ हद तक सप्रेस करता है, हमारी भूख को भी सप्रेस करता है। तो फैट लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कौन सा कंटेंट लेना है फैट का वो इम्पॉर्टेंट है। अब इसी के बेसिस पे आता है कि ऑयल, कुकिंग ऑयल्स को लेके बहुत ज़्यादा धारणा है, और आप धारणा है कि कौन सा कुकिंग ऑयल लेना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं देसी घी लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं रिफाइंड ऑयल। अभी हमने पिछले 2 दशकों में बहुत रिफाइंड ऑयल आया, जो कि अब हम कहते हैं रिफाइंड ऑयल नहीं लेना चाहिए। हाँ, रिफाइंड को लेके तो अभी ऐसा बना दिया है कि एकदम विलन है, रिफाइंड विलन हो गया। पहले हम देसी, और पहले आपको याद होगा कि एक डालडा घी था, डालडे के डिब्बे, तो हम लोग की मम्मी भी बहुत इस्तेमाल करती थी और वो डालडा घी इतना ज़्यादा फेमस था कि कोई ऑप्शन था नहीं उस समय। रिफाइंड भी मेरे ख्याल से नहीं आते। डालडा घी रिफाइंड से पहले आया था। जी, पहले आया था। जब रिफाइंड आया तो उसने कहा डालडा खराब है। हाँ, अब कहते रिफाइंड भी खराब है, अब रिफाइंड भी खराब। अब सवाल है क्या अच्छा है। अब देखिए इसमें क्या अच्छा है, देखिए पहली चीज क्या है कि ऑयल को हीट करना कम चाहिए। अब हमारी जो कुकिंग है, इंडियन कुकिंग, हमारी भारतीय जो शैली है, वो ऑयल को हम हीट बहुत करते हैं। आप देखिए कोई भी हम पकवान बनाते हैं, हाँ, पूड़ी बनेगी तो उसमें बनेगी, कुछ भी बनेगा तो तल के बनेगा, लीना पराठे भी हम बना रहे हैं तो उसको भी एक तरीके से फ्राई कर रहे हैं। तो हमारी फ्राइंग और हीटिंग बहुत कॉमन है ऑयल्स की, जबकि जो वेस्टर्न कंट्रीज करती नहीं फ्राई।
तो वो ऑलिव ऑयल बहुत यूज़ करते हैं। फ्रांस में, इटली में ऑलिव ऑयल बहुत यूज़ होता है, कहते हैं ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो वो वर्जिन ऑलिव ऑयल करके यूज़ करते हैं। लेकिन वो हम उसको हीट नहीं कर सकते, वो जैसे हम उसको हीट करेंगे वो खराब हो जाएगा। तो हमारे लिए जो वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो हमारे लिए नहीं है, वो तो सैलेड में डालते हैं, ड्रेसिंग में डालते हैं, तो वो हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए कुछ लोग पोमेस ऑलिव ऑयल कहते हैं, ऑलिव ऑयल की कैटेगरी होती है, वो हम यूज़ कर सकते हैं फिर भी। लेकिन और ऑयल्स हमारे लिए क्या अच्छे हैं, जो हीट करने के बाद भी खराब ना हो, तो हीट करने के बाद भी केमिकली डीनेचर ना हो, ट्रांस फैट में ना चेंज हो। कुछ ऑयल्स क्या होते हैं वो खराब हो जाते हैं हीट करने के बाद, उनके अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से ऑयल्स होते हैं, उसमें रिफाइंड ऑयल्स, जैसे रिफाइंड ऑयल्स थे, उनको जब भी बनाया जाता है उनमें बहुत सारी केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, और जब हम उनको हीट करते हैं अपना खाना बनाने के लिए तो उनमें ट्रांस फैट्स बनते हैं जो कि हमें नुकसान कर सकते हैं। तो रिफाइंड ऑयल्स को हमें मिनिमाइज करना चाहिए। आजकल बहुत कम हो गया, आप देख लें रिफाइंड ऑयल्स की एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आते, मार्केट में भी लगभग गायब सा हो गया। देसी घी के ऊपर बहुत कॉन्ट्रोवर्सी थी, क्योंकि देसी घी एक एनिमल फैट, जो गाइडलाइंस कहती है वो कहती है एनिमल फैट को कम लेना चाहिए, लेकिन वो एनिमल फैट किसको कम लेना चाहिए, जैसे रेड मीट या जो नॉन वेजिटेरियन में बहुत ऑयली फूड है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। देसी घी की एक अच्छी बात है कि देसी घी को हीट करने के बाद वो खराब नहीं होता, उसके अंदर केमिकल चेंजेस नहीं आते। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ देसी घी, अब मैं आपको रिकमेंड ये जरूर कहूँगा कि ये नहीं है कि आप देसी घी खाए जा रहे हैं, कुछ लोग दिन भर में 100 ग्राम देसी घी खा गए, वो गलत है। आप 1 से 2 चम्मच देसी घी तक ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारे को न्यूट्रिशन भी दे देगा और एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा। मस्टर्ड ऑयल, आजकल मस्टर्ड ऑयल को बहुत कहते हैं, इंडियन कुकिंग के लिए अच्छा है, क्योंकि वो जब हम उसको हीट करते हैं वो खराब नहीं होता। कुछ हद तक कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल है कोकोनट ऑयल, कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि जो बाहर की गाइडलाइंस है वो कहते हैं कोकोनट ऑयल नुकसान होता है। इंडियन गाइडलाइंस में, इंडियन कुछ में कहते हैं कि कोकोनट ऑयल उतना खराब नहीं जितना हम उसको सोचते हैं। तो कुछ हद तक मिनिमम अमाउंट में कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब मस्टर्ड ऑयल बेसिकली इंपॉर्टेंट है, पाम ऑयल को यूज़ नहीं करना, पाम ऑयल तो इस तरह के ऑयल्स हमें अवॉइड करने। बेसिकली क्या है कि एक बार गर्म करने के बाद में आपने मान लीजिए पूड़ियाँ बनाई, और जो भी आपका ऑयल है, रिफाइंड है या सरसों का तेल है, आपने गर्म किया, और फिर उसको जो बच गया वो हम लोग के इस घर में जितनी भी गृहिणी माताएं बहनें होती हैं उसे रख देती हैं। फिर मालूम पड़ा 2-3 दिन बाद उसको फिर से यूज़ कर रही हैं, फिर से गर्म किया, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, आप कभी किसी जाते होंगे किसी रेस्टोरेंट में या बाहर हलवाई किया, तो वो उसी ऑयल को बार बार हीट किए जा रहे हैं और वो बचता है, एंड में बहुत काला हो जाता है, उसके ऊपर वो ऑयल डाल देता है, उसको डिस्कार्ड नहीं करता। तो वो ऑयल जो है, जो इतनी बार रीहीट हो गया है, वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि उसके अंदर एक एंटिटी हो गई है जिसको हम ट्रांस फैट कहते हैं। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, ट्रांस फैट घी से ज़्यादा गंदा है, ट्रांस फैट ऑयल से ज़्यादा गंदा है, क्योंकि वो ही हमारे एलडीएल लेवल को इंक्रीज करता है, वही हमारे ब्लॉकेजेस कर रहा है। तो ट्रांस फैट से हमें बचना है, और ट्रांस फैट से बचने का तरीका है प्रोसेस फूड कम लेना है। बिस्किट्स होते हैं उनमें ट्रांस फैट्स हो सकता है, नमकीन में ट्रांस फैट्स हो सकता है, बार बार गर्म की हुई ऑयल में ट्रांस फैट हो सकता है, उससे हमें बचना है। तो डॉक्टर साहब, अगर टेस्ट कराना है कोलेस्ट्रॉल का तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, कितने दिनों में, और ये कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट किसको कराना चाहिए? देखिए, एक एज के बाद, स्पेशली 16 या 18 साल के बाद, हर एक इंसान को, हर बंदी को कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट एक बार जरूर कराना, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आजकल बहुत कॉमन होता जा रहे हैं, और कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की तरह साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर का मतलब है कि वो अंदर ही अंदर होता है और हमें सिम्टम्स उसके नहीं आते, और जब सिम्टम्स आते हैं तो बहुत लेट हो चुका होता है। ऐसे ही डायबिटीज़ का, ऐसे ही ब्लड प्रेशर का है। तो ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर भी समय समय पे कराते रहना चाहिए। जैसे ही हम एडल्ट होते हैं हमें कराना चाहिए, हर 5 साल में एक बार रिपीट करा लेना चाहिए, ये नॉर्मल गाइडलाइन है। लेकिन किसी को हार्ट डिजीज़ है या मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स है, मतलब किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो उसका कोलेस्ट्रॉल जल्दी होना चाहिए, साल भर में, 6 महीने में, ऐसे भी कह सकते हैं। वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन होती है, अलग अलग पेशेंट को हम अलग अलग तरीके से बताते हैं कब करना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये कहना कि मैं स्वस्थ हूँ और मुझे कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट नहीं कराना, वो गलत है, वो सबको कराना है। दूसरी चीज़ क्या है कि दवाइयों के बाद भी हम कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते हैं। किसी ने दवाई खाई है, उसके बाद उसका असर देखने के लिए कि कितना असर आया है, 3 महीने 8 घंटे के बाद इसको रिपीट कराते हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना यानी कि हाइपरलिपिडीमिया, तो ये क्या जेनेटिक भी होता है कि अगर माँ बाप को है तो बच्चों में होने के चांसेस रहते हैं? जेनेटिक कोलेस्ट्रॉल मिलते, जेनेटिक कॉजेज होते हैं कोलेस्ट्रॉल की,
और उसको हम होमोजाइगस से हेटेरोजाइगस फैमिलियल डिसलिपिडीमिया, हमारी टर्मिनोलॉजी होती है उस हिसाब से कहते हैं। और के साथ प्रॉब्लम्स क्या होती है, कभी कभी ये बहुत हाई लेवल्स होते हैं, जैसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो मैं आपको कह रहा था काफ़ी खराब कोलेस्ट्रॉल मानते हैं, ये अमूमन लोगों में 100 से 150, 160, 170 तक यूजुअली मिलता है। 200 से कम बहुत कम लोगों में मिलता है, लेकिन जिनको इस तरह की जेनेटिक कॉजेज होते हैं उनको 300, 400, 600 तक एलडीएल मिल सकता है। और अनफॉर्चुनेटली उनको हार्ट डिजीज बहुत जल्दी हो जाती है। मेरे पास 2 भाई आए थे, अराउंड 30 में होंगे, वो 30 ईयर की, एक 33 ईयर्स का था, एक 32 ईयर्स का था। उसमें से एक की 2 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी, क्योंकि इसका एलडीएल 300+ रहता था। अब दवाइयों के बाद भी उसका एलडीएल 100-150 रहता था। दूसरे भाई का भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा था, तो मैंने उसको समझाया कि आपको भी दवाई खानी चाहिए। एलडीएल कम करने की बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं, जैसे स्टैटिन्स हम लेते हैं। हम स्टैटिन्स के बाद और भी स्टैटिन्स को लेके सर एक मुझे याद आया, मैंने एक रिसर्च ये भी पढ़ी थी कि स्टैटिन्स, एटोरवास्टैटिन, इवन रोज़वास्टैटिन या और भी जो स्टैटिन आते हैं, कहीं ना कहीं उनको लेने से डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पिछले दिनों की एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें देखा गया था कि स्टैटिन्स लेने से डायबिटीज़ का रिस्क कुछ हद तक ज़्यादा हो जाता है। और ये बात प्रूवन है कि इसके ऊपर कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया कि हो सकता है कि वो पेशेंट्स पहले से ही प्रीडिस्पोज टू डायबिटीज़, पहले से उनको डायबिटीज़ होने की चांस हो और हमने उनको फॉलोअप किया तो डायबिटीज़ हो गई। लेकिन ये बात सच है कि स्टैटिन लेने से हल्का सा डायबिटीज़ का रिस्क इंक्रीज होता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टैटिन्स लेने से तो हमें बेनिफिट हो रहा है, जो हमें फ़ायदा हो रहा है वो डायबिटीज़ होने से, स्टैटिन्स की वजह से डायबिटीज़ होने से कहीं ज़्यादा है। तो अगर कोई पेशेंट स्टैटिन्स इसलिए नहीं ले रहा है कि उसको डायबिटीज़ होने का एक माइन्यूट रिस्क है, तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि उससे उसको हार्ट प्रॉब्लम होने का रिस्क कहीं ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब कुछ अगर आप टिप्स देते हैं कि हम अपना कोलेस्ट्रॉल कैसे मेंटेन रख सकते हैं नॉर्मल रेंज में, और नेचुरल तरीके क्या हैं हमें अपने कोलेस्ट्रॉल कम रखने के? हाँ, कोलेस्ट्रॉल कम करने के नेचुरल तरीके भी हैं और लाइफस्टाइल भी इम्पॉर्टेंट होता है। और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं, हमें अपना बेसिकली हमारे को की डाइट देखनी होगी कि डाइट में हम बहुत ज़्यादा फ्राइड खाना ना खाएं, ऑयली खाना ना खाएं। जैसे मैंने आपको बताया जो हीटेड खाना होता है, बार बार जो ट्रांस फैट वाला खाना होता है वो ना खाएं, पैक्ड फूड कम ले, बाहर का खाना कम खाएं, तो उससे हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सकते हैं। सेकेंडली फिर नेचुरल तरीके होते हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा कम होता नहीं है, कुछ हद तक तो कम हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं अदरक की छाल ले लीजिए, गार्लिक ले लीजिए, तो इस तरीके दालचीनी होती है और प्याज भी कहते हैं कुछ लोग लेने को, आप ले सकते हो उससे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लाइफस्टाइल में डाइट के बाद, एक्सरसाइज के बाद, इन हर्बल मेडिसिन के बाद अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है तो आपको दवाइयाँ जरूर लेनी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इन सब को लेने के बाद, जैसे मैंने बताया, जेनेटिक कॉजेज होते हैं, ये हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनाती है, क्योंकि डाइट हमारा उतना कोलेस्ट्रॉल का रोल प्ले नहीं करती जितनी हमारी बॉडी अपने आप बनाती है कोलेस्ट्रॉल। तो कुछ लोगों का अंदर से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है, तो उसमें अगर हम कुछ भी कोलेस्ट्रॉल नहीं खाएंगे, कुछ भी फैट नहीं खाएंगे, हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे पेशेंट्स को दवाई लेना बहुत ज़रूरी है और उसमें डिले ना करें, क्योंकि जितनी जल्दी हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करेंगे और कितने लंबे समय तक कंट्रोल करेंगे, हमें हार्ट डिजीज होने के चांस नहीं कम रहेंगे। स्ट्रेस भी कारण है क्या सर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का? हाँ, स्ट्रेस हो सकता है, इस पर बिल्कुल कारण है, क्योंकि आजकल हम नई नई रिसर्चेज आ रही हैं, उसमें ये कहते हैं कि स्ट्रेस से हमारी बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं। हमारी बॉडी का माइक्रोबायोटा होता है, जो हमारा गट होता है, जो हमारा पेट होता है, जो इंटेस्टाइन्स होती है, उसके अंदर बैक्टीरिया होती है, अच्छे और बुरे बैक्टीरिया, तो वो भी इफेक्ट होते हैं। तो अच्छे बैक्टीरिया इफेक्ट होते हैं और उससे भी हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये अभी एक इवॉल्विंग रिसर्च है, इसके लिए हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ स्ट्रेस ही कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा करने का कारण, लेकिन हाँ, हम अपने पेशेंट्स को डेफिनेटली एडवाइस करते हैं कि स्ट्रेस कम भी, क्योंकि स्ट्रेस से सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं होता, स्ट्रेस से और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है आपकी, और आपके शुगर लेवल्स भी अनकंट्रोल्ड हो सकते हैं, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। तो स्ट्रेस से बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही ज़्यादा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आज मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ। तो आज का सवाल है कि कोलेस्ट्रॉल में बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल का नाम क्या है? कमेंट करके हमें बताइए, और एक लकी विजेता को फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन डॉक्टर अनुराग सीकर से मिलेगा। तो भाई, कोलेस्ट्रॉल पे इतनी सारी बातें हो गई, बहुत सा नया ज्ञान आपको मिला होगा, और हमारी कोशिश यही रहती है
कि आप तक वो जानकारी पहुंचा सकें जो प्रूवन फैक्ट है। इसलिए हम जिस भी बीमारी के ऊपर, जिस डिजीज़ के ऊपर बात करते हैं, उसके सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर लेके आते हैं। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताइए, और तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे एक बेल आइकॉन भी होगा, उसको प्रेस कर दिया करिए। तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।